अच्छा जी, तो अब हम ज़रा पार्ट 2 पर बैठते हैं, पार्ट बी पर बैठते हैं और पार्ट बी को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। उससे ये कहा था कि यार फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में से नॉन फाइनेंशियल मेजर की आखिर अहमियत क्या है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका आंसर लिखता हूँ पार्ट बी का। पार्ट बी के आंसर में हम लिख सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, generally financial performance indicators generally only give a measure of the past success of a business, यानी कि जो हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं वो जनरली बिजनेस की पास्ट जो था उससे डील करते हैं और ये दिखाते हैं कि यार जो हो चुका है उसमें बिजनेस सक्सेसफुल था या नहीं, ठीक है। अच्छा, अगली बात जो हम लिख सकते हैं वो ये है कि देयर इज नो गारंटी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है दैट अ गुड पास्ट परफॉर्मेंस, दैट अ गुड पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट अ गुड पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस that a good past financial performance will lead to a good future performance। यानी कि इस बात की किसी किस्म की गारंटी नहीं है कि अगर आपकी पास्ट की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपकी फ्यूचर की जो परफॉर्मेंस होगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक ये एम्फेसाइज कर दिया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स का काम क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, और उसका ड्रॉबैक क्या है कि वो ये बात गारंटी नहीं करता कि पास्ट अच्छा है तो फ्यूचर भी अच्छा होगा। अब हम आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स पर और उनके बारे में बात करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आर ऑफन टर्म्ड indicators of future performance, indicators of future performance, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आर ऑफन टर्म्ड एज इंडिकेटर्स ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस, यानी कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को हम इंडिकेटर्स ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस भी कहते हैं कि ये फ्यूचर की परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताते हैं। और फिर हम अगली चीज़ ये लिख सकते हैं जनाब, गुड रिजल्ट्स इन दीज मेजर्स, गुड रिजल्ट्स इन दीज मेजर्स, good results in these measures can lead to a good financial performance, यानी कि अगर आपके नॉन फाइनेंशियल मेजर्स अच्छे होंगे ना तो आपकी फ्यूचर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स में कस्टमर की कंप्लेंट्स का कम आना, अगर आपकी कस्टमर की कंप्लेंट्स कम आएंगी तो आपका नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो इंक्रीज होंगे। नंबर ऑफ कस्टमर्स इंक्रीज होंगे तो फ्यूचर की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है आप जो कमाओगे वो आप ज़्यादा कमाओगे, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल अगर हम गुड्स की डिलीवरी की बात करें, अगर डिलीवरी टाइम कम होगा, जो गुड्स की हम अगर कोई ऐसी कंपनी है जो गुड्स डिलीवर करती हैं तो फ्यूचर के कस्टमर ज़्यादा होंगे,
तो आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी खुद से इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि भाई बैलेंस्ड स्कोर कार्ड जो है ना, और जो अपेंडिक्स नंबर 2 दिया हुआ था, क्योंकि इसने ये चीज़ बोली थी ना, explain why non-financial information such as the type shown in appendix number 2 is likely to give a better indication of the likely future success। अपेंडिक्स नंबर 2 में क्या था? अपेंडिक्स नंबर 2 में बैलेंस स्कोर कार्ड था, इंटरनल बिजनेस प्रोस्पेक्टस, कस्टमर नॉलेज, लर्निंग एंड ग्रोथ। आखिर ये तीन चीज़ें जो हैं वो अच्छे फाइनेंशियल मेजर्स को कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं, तो हम इसके लिए कुछ बातें और लिख सकते हैं। उनको लिखते हैं, हम ये लिख देते हैं कि अपेंडिक्स नंबर 2 deals with balanced scorecard which emphasizes on non-financial measures as well in addition to फाइनेंशियल मेजर्स। ठीक है, और फिर इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। दीज आर एज फॉलोज, और ये जो ये जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं, जो इनमें 3 कैटेगरीज हैं बैलेंस स्कोर कार्ड में नॉन फाइनेंशियल मेजर्स की, उनका आखिर काम क्या है ये देख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक हमारा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव या इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस आर अ मेजर ऑफ इंटरनल एफिशिएंसी, आर अ मेजर ऑफ इंटरनल एफिशिएंसी। जो आपका इंटरनल बिजनेस प्रोसेस होता है वो मेजर क्या करता है? इंटरनल एफिशिएंसी को। ठीक है, तो आपने लिख दिया है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस आर अ मेजर ऑफ इंटरनल एफिशिएंसी। दीज मेजर्स कैन इंडिकेट these measures can indicate efficiency levels, ठीक है ना। एक आपका जो पहला पर्सपेक्टिव था बैलेंस स्कोर का वो इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव था और वो एफिशिएंसी लेवल्स बताता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस में एरर रेट्स हैं और एवरेज जॉब कंप्लीशन टाइम है। जितना जॉब कंप्लीशन टाइम कम होगा उतना आप ज़्यादा एफिशिएंट हो और जितने एरर्स कम होंगे उतना भी आप एफिशिएंट हो। तो जनरली ये इस चीज़ से डील करता है और जितनी ये चीज़ें अच्छी होंगी आपके कंट्रोल में होंगी, जल्दी से काम कर दिया करोगे और उस काम में कम गलती होगी, उतना ही फ्यूचर में रिपीट ऑर्डर्स पुराने कस्टमर्स से और नए कस्टमर्स के ऑर्डर्स भी आएंगे और उतना ही जो है वो आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। इसके बाद दूसरा कस्टमर नॉलेज पर्सपेक्टिव है या कस्टमर पर्सपेक्टिव है। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कस्टमर पर्सपेक्टिव जो है वो क्या कहता है। कस्टमर पर्सपेक्टिव मेजर्स कस्टमर पर्सपेक्टिव मेजर्स, जो हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव है वो क्या मेजर करता है। कस्टमर पर्सपेक्टिव मेजर्स how well the business is dealing with its customers, is dealing with its external customers, its external customers, ठीक है ना। कस्टमर पर्सपेक्टिव आपको ये बताता है कि कितने अच्छे से आप अपने एक्सटर्नल कस्टमर्स को डील कर रहे हो। और फिर आप लिख सकते हो कि a good performance here is likely to lead to more customers in the future. Here is likely to lead to more
कस्टमर्स इन द फ्यूचर। यानी कि भाई जितना आप कस्टमर्स का ज़्यादा ख्याल रखोगे, कस्टमर पर्सपेक्टिव ये देखता है कि आप कस्टमर्स के साथ कैसे हो, और जितना उनका ज़्यादा अच्छा ख्याल रखोगे उतने ही मज़ीद ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास फ्यूचर में आएंगे। हमारे पास जो कस्टमर पर्सपेक्टिव था उसमें क्या था, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, यानी कि जो कस्टमर्स हैं ना वो पिछले साल से देखो इस साल कम हो गए, यानी कि वो नाराज़ होंगे। मार्केट शेयर, ठीक है ना, ये भी एक मेजर है कि कस्टमर्स पर्सपेक्टिव अचीव है या नहीं। अब कस्टमर जब खुश नहीं होंगे तभी आपके पास से ये अपने ऑर्डर्स लेकर किसी और को दे रहे हैं या आपके साथ जो है वो काम करवाना नहीं चाहते हैं आपके साथ। एवरेज फीस लेवल्स जो आप चार्ज कर रहे हो वो भी आपको दिए हुए हैं। तो कस्टमर्स को आपने खुश रखना है, और बैलेंस स्कोर कार्ड का कस्टमर पर्सपेक्टिव जो है वो इसी चीज़ से डील करता है कि आप कस्टमर्स को कितना खुश रखते हो। अच्छा, उसके बाद फाइनली आखिरी एक और चीज़ है, वो है इनोवेशन एंड लर्निंग, ठीक है ना। तो इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव जो है वो किसी से डील करता है, इट मेजर्स innovation and learning measures the way the business develops, the way the business develops, यानी कि जो बिजनेस है वो कितने अच्छे से जो है ना वो डेवलप हो रहा है, इस चीज़ को चेक करता है। न्यू प्रोडक्ट्स विल बी रिफ्लेक्टेड हियर, न्यू प्रोडक्ट्स will be reflected here along with indicators of staff retention, ठीक है जनाब। यानी कि वो ये बताते हैं कि यार आप कितना अच्छा से डेवलप कर रहे हो, कि आपके पास जो स्टाफ है वो ऐसा तो नहीं है कि काम छोड़कर जा रहा है, उनकी लर्निंग हो रही है या नहीं, ठीक है ना। और अगेन ये आपसे जो है वो फ्यूचर की बात करता है। अच्छा, जितने भी ये नॉन फाइनेंशियल मेजर्स होते हैं, अगर इसमें आपने अच्छा ख्याल रखा तो आपकी फ्यूचर की सक्सेस जो है वो अच्छी होती है। और यही बातें मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी थी, और 5 मार्क्स के लिए मोर देन इनफ है। इसने कहा था एक्सप्लेन वाई नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज द टाइप शोन इन अपेंडिक्स 2 इज लाइकली टू गिव अ बेटर इंडिकेशन ऑफ द लाइकली फ्यूचर सक्सेस ऑफ द बिजनेस देन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका कोर आंसर जो था वो ये था कि यार जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो ये बताती है कि जो हो गया वो कैसा हुआ। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये बताती है कि आप अपने कस्टमर्स को कैसे डील कर रहे हो, आपका जो स्टाफ है उसकी लर्निंग हो रही है नहीं, आपके जो प्रोसेसेस हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं नहीं, और ये सारी चीज़ें अगर बेहतर होंगी तो फ्यूचर की जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो भी बेहतर होंगी। अगले पार्ट को ज़रा ब्रीफली डील कर लेते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है। अगले पार्ट में कहता है यूजिंग द डेटा गिवन इन अपेंडिक्स नंबर 2 कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो अपेंडिक्स 2 में डेटा है उसको देखते हुए बिजनेस की परफॉर्मेंस पर कमेंट करो। इंक्लूड कमेंट्स ऑन इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, कस्टमर नॉलेज एंड लर्निंग ग्रोथ सेपरेटली एंड प्रोवाइड अ कंक्लूडिंग कमेंट ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। देखो ये सारी चीज़ों की सेपरेटली बात करने को बोलता है। 12 मार्क्स टोटल दिए हुए ना, तो आप ये कह सकते हो कि भाई 4 मार्क्स और 4 मार्क्स, इस तरह से मैं अपने 12 मार्क्स जो हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। और इसको ज़रा हम अपने ACCA के आंसर से रीड आउट कर और ज़रा एक बार डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। चलिए जी इसको डिस्कस करते हैं। ये ACCA का रिकमेंडेड आंसर है, ज़रा इसको रीड करते हैं। आप इससे आधा भी लिख लोगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। इसमें क्या लिखा है, द एक्स्ट्रा नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिव्स मच ग्रेटर इनसाइट into key operational issues within the business and paints a bleaker picture for the future। और फिर पहली हेडिंग है इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस। सवाल ने कहा था कि हेडिंग वाइज आंसर लिखना। पहली हेडिंग में लिखा हुआ है एरर रेट्स। एरर रेट फॉर जॉब्स डन आर अप फ्रॉम 10% to 16%। यानी कि चीज़ों में जो एरर होता था, अगर पहले मैं 100 काम करता था 10 में गलतियाँ होती थी, अब मैं 100 काम करता हूँ तो 16 में गलतियाँ। यानी कि जो एरर रेट है ना
वो इंक्रीज हो गया है, जो नंबर ऑफ एरर्स है वो इंक्रीज हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ एरर्स जो है ना वो इंक्रीज हो गए. प्रोबेबली अ रिजल्ट ऑफ रिड्यूसिंग टर्न अराउंड टाइम टू इम्प्रूव द डिलीवरी ऑन टाइम परसेंटेजेस. अच्छा, इसकी एक रीज़न क्या हो सकती है, एक रीज़न वो ये कहता है कि ये हो सकती है कि आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें जो है ना वो टाइम पर डिलीवर हो, चीज़ें जो है वो कस्टमर जो डेडलाइन बोल रहा हो उसके अंदर डिलीवर हो, अब उसकी वजह से आप जल्दी जल्दी काम करते हो और गलतियां ज़्यादा होती हैं. दिस इज क्रिटिकल एज यूजर्स एक्सपेक्ट द अकाउंट्स टू बी करेक्ट. अब वो ये बोलता है कि यार आपका तो काम ही क्या है, अकाउंटिंग सर्विसेज, और अकाउंटिंग सर्विसेज में आप एरर तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हो. तो ये क्या है, ये क्रिटिकल है. ये क्या है, ये क्रिटिकल है. दिस इज क्रिटिकल एज यूजर्स एक्सपेक्ट द अकाउंट्स टू बी करेक्ट. यानी कि अगर आप जो अकाउंट्स बनाकर दे रहे हो, आप जो काम करके दे रहे हो उसी में गलतियां हैं तो आपसे कोई काम नहीं करवाएगा, वो अपना हिसाब किताब करवा रहे हो और वो चाहेगा कि हिसाब किताब जो है वो परफेक्ट हो. एरर्स कुड लीड टू प्रॉब्लम फॉर क्लाइंट्स विद द इनलैंड रेवेन्यू, बैंकर्स एक्सेट्रा. वो फिर ये कहता है कि यार अगर तुम अपने क्लाइंट को अकाउंटिंग गलत कर दोगे और वो उस गलत अकाउंटिंग की बेसिस पर टैक्सेस भरने जाएगा अथॉरिटीज़ के पास, या बैंक वाले को दिखाएगा कि भाई मेरा इतना प्रॉफिट आया, और बाद में बैंक वाले को पता चलेगा कि ये अकाउंट्स गलत बने हुए थे, तो वो मसले में पड़ सकता है, ठीक है ना. और ऐसा होता है तो आपको अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि जो अकाउंट्स हैं वो सही बने हुए. व्हाट इज़ वर्स, रिचर्ड कुड बी स्यूड इफ क्लाइंट्स लूज आउट बिकॉज ऑफ सच एरर्स. और इससे बुरा ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास से वो क्लाइंट्स चले जाएं कि यार ये कंपनी जो है ना अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड तो करती है लेकिन गलतियां बहुत करती है, इससे काम नहीं करवाना. वन कुड से दैट एरर्स आर अनलाइकली टू बी रिवील्ड टू क्लाइंट्स. बिजनेसेस आर रियली एडवर्टाइज मिस्टेक्स दैट हैव बीन मेड. दे शुड ऑफ कोर्स पुट मिस्टेक्स राइट इमीडिएटली. ठीक है, तो इसने एरर रेट्स के बारे में अच्छी खासी डिस्कशन कर ली. इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस के नीचे इसकी हेडिंग आ रही थी और इसने ये डिस्कस कर लिया कि यार एरर रेट इंक्रीज हो गया है. अकाउंटिंग सर्विसेज में ये बात क्रिटिकल है कि आप जो काम कर दो उसमें गलतियां ना हो, और अगर गलतियां होंगी तो आपका क्लाइंट मसले में पड़ सकता है और वो काम आपसे अगली बार ना करवाए, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं. इसके बाद कस्टमर नॉलेज, जो हमारे पास एक और चीज़ आ रही थी. अच्छा, एक बात याद रहे कि हमने ये डिसाइड किया कि यार तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 मार्क्स की हर हेडिंग के नीचे चीज़ें लिखें, बिकॉज सवाल में ये लिखा हुआ था कि आपने 4 मार्क्स हर चीज़ के लिए या हर चीज़ को सेपरेटली लिखना है. तो अगर आप इतना लिख देते हो मोर देन इनफ है, आपको आराम से 3 से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज इसमें एक रेशियो का कंपैरिजन भी है और आपने जो है वो 2-3 बातें भी लिख दी हैं. अकाउंटिंग क्रिटिकल है ये भी लिख दिया आपने, ये भी लिख दिया कि एरर्स होंगे तो क्लाइंट को आगे मसला हो सकता है, आपने ये भी लिख दिया है कि इसकी वजह से जो है ना वो क्लाइंट्स जा भी सकते हैं. ठीक है, कस्टमर नॉलेज में इसने 3 बातें लिखी हैं. अगर आप इतना ज़्यादा लिख दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना कि 2 लिख दो, 2 भी बहुत होंगी. ठीक है ना, हम कोई भी 2 डिस्कस कर लेते हैं, पहली और आखिरी डिस्कस कर लेते हैं. क्लाइंट रिटेंशन. द नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैज फॉलन ड्रामेटिकली. दिस इज अलार्मिंग एंड इंडिकेट्स अ हाई लेवल ऑफ कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन. अगर आप क्लाइंट के लेवल्स देखते हो तो ना वो डिक्रीज हुए हैं. अगर मैं सवाल पर जाऊँ पहले मेरे पास 1500 क्लाइंट्स थे, 1500 कस्टमर्स थे, अब मेरे पास 1220 है, यानी कि कम हो रहे हैं. तो वो ये कहते हैं कि यार कस्टमर्स कम हो रहे हैं, ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है. किसी भी बिजनेस के अगर कस्टमर्स कम हो जाएं तो उसके लिए वो मसले की अलामत है. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि यार ये भी शो करता है कि जो कस्टमर्स है ना वो डिससेटिस्फाइड है. ठीक है, इन एन अकाउंटेंसी प्रैक्टिस वन विल नॉर्मली एक्सपेक्ट अ हाई लेवल ऑफ रिपीट वर्क. फॉर एग्जाम्पल, टैक्स कंप्यूटेशंस विल नीड टू बी डन एवरी ईयर. Clearly existing clients are not happy with the services provided. बहुत ही अच्छा पॉइंट उसने ये लिख दिया कि यार क्लियरली ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि जो करंट कस्टमर्स है ना वो खुश नहीं है. बिकॉज अगर वो खुश होते तो नंबर ऑफ कस्टमर्स तो इंक्रीज होते, लेकिन यहाँ पर वो खुश नहीं है, तभी तो नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो रहे हैं, ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं. ठीक है, अच्छा इसके बाद एक काम करते हैं, मार्केट शेयर वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. इसमें क्या लिखा हुआ है, The result of the above 2 factors is a fall in market share from 20 to 14%. ये हमने ऊपर अगेन देखा, या आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपके सामने होपफुली सवाल होगा. मैं सिर्फ एक और बार इसको हाईलाइट कर दूँ. इस साल 14% है मेरे पास मार्केट शेयर और पिछले साल 20% था. मार्केट शेयर का मतलब ये हो गया कि अगर 14% है ना, 14% का मतलब ये है कि यार अगर पूरी मार्केट में 100 कस्टमर्स हैं या 100 लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो या पूरी मतलब इंडस्ट्री से 100 लोग काम करवाना चाहते हैं या 100 कंपनियां जो अपनी अकाउंटिंग सर्विसेज जो है वो मुझसे या किसी से भी करवाना चाहती हैं, तो 14 लोग मेरे पास आते हैं, 86 किसी
और के पास जाते हैं और ये फॉल है। तो वो कहते हैं कि भाई मार्केट शेयर में फॉल है। लुकिंग एट रेवेन्यू फिगर्स वन कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ द मार्केट एज हैविंग ग्रोन फ्रॉम 4.5 to 6.75 एन इंक्रीज ऑफ 50%। ठीक है, अगर आप रेवेन्यू के फिगर्स को देखो तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरी मार्केट में 4.5 मिलियन का काम था और अब 6.75 मिलियन का काम है, यानी कि 50% का इंक्रीज़ है। अब सर ये पॉइंट क्या है, देखना ज़रा ये पॉइंट किस तरह से इसने ड्राफ्ट किया। ठीक है ना, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ 2000 प्रीवियस ईयर की बात करता हूँ ना, तो मेरा मार्केट शेयर कितना था, 20%। मार्केट शेयर 20% था। इसका मतलब ये था कि पिछले साल अगर 100 लोग होते थे ना, तो 100 में से 20 लोग मुझसे काम करवाते थे, 80 लोग दूसरी कंपनीज को अप्रोच करते थे। और मैं पिछले साल कमाता कितना था, 900,000 कमाता था टर्नओवर के ज़रिए, है ना। तो अगर देखो मैं 900,000 कमाता था और ये कुल उस मुल्क में, उस सिटी में, उस कंट्री में जहाँ पर भी उसका 20% है। ठीक है, तो 100% कितना हुआ वो निकालने के लिए 900,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100। 900,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 जब आप करोगे, 900,000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 तरीका होता है टोटल मार्केट शेयर मालूम करने का, तो वो आएगा 4500,000। ये 9,20,000 हिस्से हैं ना, 9,20,000 हिस्से हैं। मैंने क्या किया, मैंने 100 हिस्से मालूम किए। 100 हिस्से कैसे मालूम किए, 9 लाख डिवाइडेड बाई 20, एक हिस्से की वैल्यू आई, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 4.5 मिलियन। इसका मतलब ये हो गया कि यार पूरी मार्केट में 4.5 मिलियन का काम था, उसमें से 9 लाख रुपए का काम मैं करता था और बाकी 4.5 मिलियन माइनस 9 लाख बच कितना गया, 3600,000। इतना काम कौन करता था, अदर कंपनीज 80%। समझिए बात को, 4.5 मिलियन का टोटल काम था। टोटल काम 4.5 मिलियन का था जो लोग पिछले साल करवाना चाहते थे। 20% काम वो मुझसे करवा रहे थे, 9 लाख रुपए मैं ले रहा था। 4.5 मिलियन का 20% मुझसे होता था और बाकी 80% दूसरे लोग काम कर देते थे, जो कि 3.6 मिलियन हुआ। ठीक है, अच्छा इस साल क्या है, इस साल मार्केट शेयर कितना है भाई मेरे पास, 14%। यानी कि ये जो 945,000 है ये 14% रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगेन हम ये कह देंगे कि यार ये जो 945,000 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 14% को। तो 100% पर कैसे जाएंगे भाई, 945,000 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100 करते हैं अगर, तो 67,500,000 यानी कि 6.75 मिलियन। यानी कि मार्केट जो है ना उसमें ग्रोथ है। मार्केट में ग्रोथ का मतलब ये है कि पहले अकाउंटिंग और टैक्स की सर्विसेज जितनी भी प्रोवाइड हो रही थी, जितनी भी कंपनीज, देखो बहुत सारी कंपनीज होंगी जो अकाउंटिंग और टैक्स कंसल्टेंट्स से अपना काम करवाती हैं। पिछले साल जितनी भी कंपनीज थी जो अकाउंटिंग और टैक्स कंसल्टेंट से अपना काम करवाती थी वो 4.5 मिलियन का काम करवाती थी। इस साल वो 6.75 मिलियन का काम करवाती हैं और उसमें से 945,000 का काम मैं करता हूँ। बाकी 6,750,000 माइनस 945,000 जो भी बच जाता है, विच इज़ 58,05,000, वो काम कोई और कर देता है। ठीक है ना। अब मैं ज़रा इसको यहाँ पर रीड करता हूँ, ये आप वैल्यूज़ आपके सामने जैसे कैलकुलेट हुई हैं वो आ गई होंगी। उससे लिखा हुआ है कि द रिजल्ट्स ऑफ द अबव टू फैक्टर्स इज अ फॉल इन मार्केट शेयर फ्रॉम 20 to 14%। यानी कि पहले जो टोटल जितना भी काम करवाना था मार्केट में से लोगों ने अकाउंटिंग और टैक्स का 20% काम मैं करता था, अब सिर्फ 14% करता हूँ। लुकिंग एट रेवेन्यू फिगर्स वन कैन एस्टिमेट द साइज ऑफ द मार्केट इज हैविंग ग्रोन फ्रॉम 4.5 to 6.75% एंड इंक्रीज ऑफ 50%. Compared to this, Preston's figures are particularly worrying. The firm should be doing much better and looks to being left behind by competitors. यानी कि इसके जो मुकाबले में दूसरी कंपनीज हैं वो इसको पीछे छोड़ रही हैं और अब लोग प्रेफर करते हैं कि इसके पास से काम ना करवाएं बल्कि किसी और से काम करवाएं। ठीक है, तो होपफुली आप इस आंसर को वापस से 2-3 बार रीड करोगे, वापस से रीड्राफ्ट करोगे, वापस से लिखोगे, इसकी तो बहुत ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव पर कि लर्निंग एंड ग्रोथ में क्या लिखा जाएगा। लर्निंग एंड ग्रोथ में जनाब था क्या क्या ये भी देख लेते हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ में जो है ना वो जो चीज़ें थी वो क्या था, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर वर्क। नॉन कोर वर्क क्या होता है, कोर वर्क होता है मेन काम, कोर वर्क होता है मेन काम। कोर वर्क क्या है भाई, इसका अकाउंटिंग और टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना। नॉन कोर वर्क क्या होगा, नॉन कोर वर्क अदर वर्क्स सच एस कोई छोटा मोटा असाइनमेंट आ गया कि यार मुझे जो है ना वो अपना लेजर बना दो या टी अकाउंट्स बना दो या ट्रायल बैलेंस बना दो या
अभी समझाने के लिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, लेकिन नॉन कोर वर्क में कुछ और भी मुख्तलिफ टास्क जो है ना वो कंपनीज के पास आती हैं, वो इसका नॉन कोर वर्क है। इसका मेन काम क्या है? अकाउंटिंग और टैक्स का काम कर दूंगा। अकाउंटिंग के काम का मतलब ये है कि मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हिसाब किताब कर दूंगा। अच्छा, इसी तरह से एम्प्लॉय रिटेंशन रेट दिया हुआ है और इंडस्ट्री की एवरेज ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखते हैं कि इसके बारे में ये सवाल क्या लिखता है। नॉन कोर सर्विसेज के बारे में इसने लिखा हुआ है, द मेन वीकनेस ऑफ द फर्म सीम्स टू बी इट्स लैक ऑफ नॉन कोर सर्विसेज ऑफर्ड। याद है सवाल के डेटा में हमने लिखा था कि ये बंदा जो है ना वो बोलता है कि यार मेरे कस्टमर्स बहुत पुराने बूढ़े हैं, मैं नया नया काम जो है ना वो नहीं ऑफर करा करूँगा, किसी को अगर अकाउंटिंग और टैक्स का काम करवाना है तो ही करूँगा। तो वो बोलता है कि यार ये तो कंपनी की एक वीकनेस है कि ये कोई नॉन कोर टास्क ऑफर ही नहीं करता। अब जब आप 2 चीज़ें ऑफर करते हो और 10 चीज़ें ऑफर नहीं करते हो तो आपका कस्टमर जो है वो शायद किसी और के पास चला जाए और वो एक अच्छा पैकेज ऑफर कर दे कि हमसे अकाउंटिंग भी करवा लो, टैक्स भी करवा लो और ये 4 नॉन कोर काम भी करवा लो, हम सबका एक अच्छा पैकेज आपको दे देते हैं। द इंडस्ट्री एवरेज रेवेन्यू फ्रॉम नॉन कोर वर्क हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 25 to 30%, बट रिचर्ड्स फिगर्स हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम 5 to 4%। यानी कि इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज हैं वो नॉन कोर वर्क जो है वो ज़्यादा कर रही हैं और हम कम कर रहे हैं। It will appear that most clients are looking for their accountants to provide a wider range of products, but Richard is ignoring this trend. याद है रिचर्ड ने कहा था कि मैं नई सर्विसेज ऑफर नहीं करूंगा, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो नई नई सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं और लिहाजा हमारे पास जो लोग काम करवाते थे वो भी कहीं और काम करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फिर मैं कंक्लूजन लिख लेता हूँ। इन कंक्लूजन दी फाइनेंशियल रिजल्ट्स डू नॉट शो द फुल पिक्चर। वो बोलता है कंक्लूजन ये है कि यार फाइनेंशियल रिजल्ट जो होते हैं ना वो पूरी पिक्चर नहीं शो करते हैं। The firm has fundamental weaknesses that need to be addressed if it is to grow into the future. फर्म में कुछ फंडामेंटल खराबियां या वीकनेसेस हैं, कुछ मसले हैं जिसको सही करने की ज़रूरत है। At present it is being left behind by a changing industry and changing competition. अभी क्या हो रहा है, ये पीछे रह गई है कंपनी क्योंकि ये जो है ना इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटर्स के साथ साथ चेंज नहीं कर रही है। कॉम्पिटिटर्स बोल रहे हैं कि हम 2 नहीं 4 काम कर देंगे, आप सिर्फ 1 काम कर दे रहे हो। It is vital that Richard reassesses his attitude and ensures that the firm has a better fit with its business environment. In particular, he should seek to develop complementary services and reduce errors on existing work. ठीक है जनाब, तो ये सारी की सारी बातें जो है वो अब आपने वापस से 1-2 बार रीड करनी है, कोशिश करने के लिखो। देखो जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उससे अगर आधा भी तुमने लिख लिया तो मोर देन इनफ है। और मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट विद दी पैसेज ऑफ टाइम आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी। आप सिनेरियोज जो है उसको अच्छे से एनालाइज कर और सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को एंड करता हूँ और मैं इसी तरह के 2-3 पास पेपर्स और जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपने इसको लिखना है, फिर एसीसी के आंसर से चेक करना है, फिर वापस लिखना है, फिर वापस से एसीसी के आंसर से अपनी गलतियाँ निकाल कर चेक करना है और यही प्रैक्टिस आपने 2-3 बार कंटिन्यू रखनी है। बहुत शुक्रिया।